Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 26th June, and I am launching my UPSC mentorship program 2023 current affairs series, in which I will cover current affairs from several newspapers such as The Hindu, The Indian Express, Economic Times, Mint, PIB, Yojna and Kurukshetra and Down to Earth magazine. तो करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड मैनर में प्रोवाइड किए जाएंगे विच विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है तो वो भी यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। जो भी न्यूज़ होगी उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक पार्ट होगा उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इकोनॉमिकली साउंड स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको यहाँ पर कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बस उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स उनको एक ईमेल आईडी पर भेजने होंगे एंड दैट ईमेल आईडी यू कैन फाइंड इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक पिन्ड मैसेज दिखेगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी करंट अफेयर्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर जो न्यूज़ है वो है ऑन ईडी रडार दोज हु प्रोटेस्टेड प्रॉफिट रिमार्क अग्निपथ स्कीम। अब यहाँ पर जो ईडी है, ईडी कैसे एक्शन ले सकती है, तो ईडी अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्शन ले सकती है अगर ये जो भी प्रोटेस्ट है अगर इनको फंड किया गया हो बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ नाउ टर्न्ड इट्स गेज ऑन पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन 2 रीसेंट प्रोटेस्ट, जो कि यहाँ पर प्रॉफिट के अगेंस्ट जो रिमार्क्स दिए गए थे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड प्रोटेस्ट अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग देखने को मिला। तो अगर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं वो किसी के द्वारा इंजीनियर्ड कराए गए प्रोटेस्ट हो या फंड कराए गए प्रोटेस्ट हो, तो यहाँ पर जो ईडी है वो एक्शन ले सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ऐसे ही जो अग्निपथ स्कीम है, तो ऐसा कहा जा रहा है जो अग्निपथ स्कीम है उसको यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने फंड किया था और यहाँ पर मॉब को एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया था, जिसकी वजह से ईडी इसके अंतर्गत भी एक्शन ले सकती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने इन प्रोटेस्ट को फंड भी किया हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यू हेडेक फॉर कॉप्स, साइबर क्रिमिनल्स बाइंग पर्सनल डेटा इन बल्क। अब साइबर सिक्योरिटी का एक मैटर हो जाता है, जैसे आपके फ़ोन पे भी मैसेजेस आते होंगे कि आपको ये रिवॉर्ड मिला है, आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो गए हैं, तो आपका फ़ोन नंबर उनके पास कैसे जाता है। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये बल्क में ख़रीदा जाता है बाय दी साइबर क्रिमिनल्स, और ये जो डेटा है वो बहुत ही सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द बल्क मैसेजेस रिसीव्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ फोन्स एवरी डे सेंट बाय फ्रॉडस्टर्स वेटिंग फॉर पीपल टू क्लिक ऑन द फिशिंग लिंक्स, जो कि बेसिकली सेम तरीके की एक वेबसाइट दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये आता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपको यहाँ पर KYC करना है, तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके KYC करोगे तो आपको दिखेगी कि बैंक की ही वेबसाइट है, लेकिन एक्चुअली वो बैंक की वेबसाइट नहीं होगी, वो एक फेक वेबसाइट होगी और वो यहाँ से आपका डेटा कलेक्ट कर लेंगे। Officers added that the scamsters have become proficient in creating look-alike websites of bank, जो कि हमें ऐसा लगेगा कि बैंक्स की वेबसाइट है और हम यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर देंगे। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स और ब्रांड्स टू स्टील इन्फॉर्मेशन एंड साइफन मनी एनीवेयर बिटवीन अ फ्यू थाउजेंड्स टू सेवरल लैक्स। और मेनली यहाँ पर जो डेटा इनको प्रोवाइड हो रहा है वो भी कैटेगराइज तरीके से प्रोवाइड हो रहा है कि कौन सा यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि जॉब को सीख कर रहा है, कौन यहाँ पर वल्नरेबल लोग हैं, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पीपल हैं, कौन सा यहाँ पर अकाउंट जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वंस अ पर्सन वुड पार्ट विद पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन मनी वुड सून डिसअपियर फ्रॉम देयर अकाउंट। ब्रोकरिंग डेटा ऑफ द विक्टिम्स इज की टू द ऑपरेशन, और यहाँ पर डेटा बेसिकली 600 रुपये में यहाँ पर डेटा बेचा जा रहा है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम आगे चलते हैं। फॉर शिंदे रोड टू क्लेम सेना सिंबल मे नॉट बी ईजी। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की पावर है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 डील विद द पोल बॉडीज पावर टू रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करती है और उनको यहाँ पर सिंबल्स को अलॉट करती है। व्हेन द क्वेश्चन ऑफ ए स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी अराइजेस, जब यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि शिवसेना स्प्लिट हो रही है, तो पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर 1968 स्टेट्स, जो कमीशन है अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो यहाँ पर जो भी राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर सुना जाएगा। ईच ऑफ होम क्लेम्स टू बी दैट पार्टी द कमीशन में आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द अवेलेबल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। उसके बाद यहाँ पर कमीशन डिसाइड करेगी कि जो सिंबल है वो यहाँ पर किसको अलॉट किया जाएगा, किसको यहाँ पर सिंबल दिया जाएगा। अब यहाँ पर जब सिंबल ये देगी
इलेक्शन कमीशन, तो ये भी हो सकता है कि किसी भी फैक्शन ग्रुप को वो सिंबल ना दिया जाए। तो डिसाइड दैट वन सच राइवल सेक्शन और ग्रुप और नन ऑफ सच राइवल सेक्शंस और ग्रुप इज दैट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल सच राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स। जब भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले जो भी सपोर्ट है फैक्शन को मिल रहा है तो पहले यहाँ पर दोनों ही फैक्शन की बात सुनेगी, बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिस्लेचर विंग। उसके बाद ये टॉप कमिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगी, डिसीजन मेकिंग पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद ये यहाँ पर डिसाइड करेगी कि ओरिजिनल जो पार्टी नेम है और सिंबल है वो यहाँ पर किसके पास रहेगा। दिस अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स इन रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। तो ये डिस्प्यूट को तब सॉल्व करेगी इलेक्शन कमीशन जब ये किसी नेशनल या स्टेट पार्टी का मुद्दा हो। अगर कोई स्प्लिट होता है रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ में, तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली यहाँ पर फैक्शंस को ये कह देती है कि अपने डिफरेंसेस इंटरनली सॉल्व कर लो या तो यहाँ पर कोर्ट को अप्रोच करो। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का ये पूरा प्रोसीजर ये बेसिकली यहाँ पर फॉलो किया जाता है इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ क्या होती है, इनका क्राइटेरिया क्या होता है। तो एक बार हम क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड as a national party if any of the following conditions is fulfilled। पहली जो कंडीशन है बेसिकली जो कंडीशन है नेशनल पार्टी की और में है, एंड में नहीं है। इफ़ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, तो यहाँ पर अगर 6% इसे वोट मिल जाते हैं 4 और मोर स्टेट्स में एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इन एडिशन इसको 4 सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। और अभी सेकंड कंडीशन, इफ़ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, तो अगर इसको 2% सीट मिल जाती हैं लोकसभा में और ये जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आते हैं ये तीन अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं। और इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, या तो ये जो पार्टी है ये 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, तब भी यहाँ पर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी। अब कोई पार्टी स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन उसे कब मिलता है, तो अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन अ स्टेट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फुलफिल्ड। इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड इन एडिशन इसको यहाँ पर 2 सीट्स मिल जाए इन द असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, और इसके एडिशन में इट विंस 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। अगर ये यहाँ पर 3% सीट्स जीत जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न और 3 सीट्स इन द असेंबली। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है, इफ़ इट विंस 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन। फिर 2011 में एक कंडीशन और ऐड की गई थी जो कि ये थी, इफ़ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब आपको ये कंडीशंस याद करने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको ये कंडीशंस याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये MCQ में पूछे जा सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है रिकॉग्निशन के लिए नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के लिए। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लर्न करोगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर G7 समिट को अटेंड करेंगे। G7 समिट जर्मनी में हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जर्मनी को विजिट करेंगे। तो अहेड ऑफ हिज डिपार्चर टू जर्मनी फॉर द G7 समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड ही विल एक्सचेंज व्यूज़ विद द लीडर्स ऑफ द ग्रुपिंग्स। तो किस बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा, तो इश्यूज़ जैसे कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट एंड डेमोक्रेसी इन एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन के लिए G7 समिट हो रही है, जिसमें और भी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है जो कि G7 के मेंबर्स नहीं हैं। तो जर्मनी हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड अदर डेमोक्रेसीज, जिसमें कि एक इंडिया भी है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर UAE को विजिट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। पेनीवाइज सिक्योरिटी फूलिश, तो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के नुकसान बताए गए हैं कि अग्निपथ स्कीम से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो स्कीम कॉल्ड अग्निपथ, 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, 4 सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा, 6 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और जब यहाँ पर 48 मंथ्स हो जाएंगे तो जो 1/4 है उनको तो यहाँ पर रिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो 75% है उनको यहाँ पर डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा और सेवानिधि स्कीम के अंदर उनको यहाँ पर लगभग 11.7 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। कोई भी इनके पास गारंटी नहीं है जॉब की, कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, कोई भी ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी, कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर,
द नेगेटिव ऑफ द स्कीम वर ग्लेयरिंग एंड ऑब्वियस। तो यहाँ पर नेगेटिव्स बताए गए हैं स्कीम के, एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नेगेटिव ये है कि स्टेक होल्डर से डिस्कस करके एक स्कीम नहीं लाई गई है। तो इट इज़ अ फेयर अजम्पशन दैट द आइडिया वॉज इम्पोज्ड फ्रॉम द वेरी टॉप। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेक होल्डर से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। प्रेडिक्टेबली देयर वर प्रोटेस्ट, फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो उसके बाद यहाँ पर जो एज है वो फर्स्ट बैच के लिए इंक्रीज करके 21 से 23 कर दी गई है। द डे आफ्टर प्रोटेस्ट ब्रोक आउट, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ पीस मील चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की कि CAPF और असम राइफल्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा, डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। द फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस टू द अग्निपथ, तो एक बार हम ऑब्जेक्शंस देख लेते हैं। पहला, टाइमिंग। अब ऑथर का ये कहना है कि अभी जो सिचुएशन है, जैसे चाइना जो है, चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो वन शुड फिक्स द रूफ व्हेन सन इज शाइनिंग। तो आप अपने घर की छत तब सही करते हो कि जब सूरज निकल रहा हो, ना कि तब सही करते हो जब बारिश हो रही हो। तो ऐसी जब कंडीशन है, जब चाइना और पाकिस्तान के साथ, जैसे कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ है, पाकिस्तान के साथ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिफॉर्म अभी करना ठीक नहीं है। सेकेंडली, द अग्निवीर विल बी पुअरली ट्रेंड एंड कांट बी डिप्लॉयड इन द फ्रंट लाइन। सब ऑथर का ये कहना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में जो अग्निवीर है वो यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाएंगे। एक नॉर्मल रिक्रूट को भी ट्रेन होने में लगभग 5-6 साल लगते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर बात कर रहे हो। थर्डली, सेवरल डिस्टिंग्यूश्ड defense officers have pointed out that a fighting soldier must take pride in his unit। अब आप उसको रिस्क एवर्स बना दे रहे हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्राइसिस सिचुएशन में कोई भी लीडरशिप वाले डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप 6 महीने में ये सारी ट्रेनिंग दे सकते हो। फोर्थली, एक ट्रेडिशन है और एक ईथोस है डिफेंस फोर्सेस में रेजिमेंटल सिस्टम का। अब ऑथर का ये कहना है कि रेजिमेंटल सिस्टम की वजह से यहाँ पर कमराडरी डेवलप होती है, लेकिन अगर अग्निवीर्स को ये पता होगा कि सिर्फ 25% को ही रिटेन कर दिया जाएगा और 75% को यहाँ पर डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर राइवलरी डेवलप हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पर फाइनेंशियली इनसिक्योर रहेंगे। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हो। फिफ्थली, इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, द बर्जनिंग पेंशन बिल। अब जो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि डिफेंस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट दैट द अग्निपथ मॉडल हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड इन इजराइल। अब ऑथर का ये कहना है जो इजराइल की कंडीशंस वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। तो इजराइल की बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है यूथ के लिए, लेकिन इंडिया की जो सर्कमस्टांसेस है वो बिल्कुल अलग है अगर हम इजराइल से यहाँ पर कंपेयर करें। वाई वॉज अग्निपथ नॉट इंट्रोड्यूस एज अ पायलट स्कीम? तो आप इसको पायलट स्कीम की तरह लॉन्च कर सकते थे, बाद में आप इसमें ट्वीक्स कर सकते थे। तो ऑथर का यही कहना है, इल ट्रेंड फोर्स आप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, पुअरली मोटिवेटेड और लार्जली कॉन्ट्रैक्चुअल डिफेंस फोर्सेज आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। आप 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन को अभी रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें से कितने आपने रिक्रूट कर लिए? तो बेसिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिजर्वेशन के बाद भी एक्स सर्विसमैन को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। डिस्ग्रेसफुल सागा, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और इसके अलावा और भी कोई आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, बाय नाउ पे लेटर नॉर्म्स। अब बाय नाउ पे लेटर नॉर्म्स को लेकर RBI यहाँ पर नॉर्म्स बनाएगा। तो जैसे कि आपने अमेजोन पर देखा होगा, अमेजोन पे लेटर होता है। अब बाय नाउ पे लेटर काम कैसे करता है? किसी भी कस्टमर के पास अगर BNPL कार्ड है तो वो क्या कर सकता है, वो कोई भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकता है और वो बाद में पे कर सकता है। तो उस समय ये जो BNPL फॉर्म है ये मर्चेंट को पे कर देती है, लेकिन जैसे कि 500 का कुछ ट्रांजैक्शन होना है तो BNPL जो फॉर्म है वो यहाँ पर 500 रुपये नहीं देकर बेसिकली 450 या 470 देती है, ठीक है। और मर्चेंट को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मर्चेंट इतना यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है। फिर यहाँ पर जो कस्टमर है वो BNPL फर्म को इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता है और इसमें उसको इंटरेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड्स में अगर एक टाइम के बाद आपने नहीं दिया तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगता है, वैसा BNPL कार्ड्स के साथ नहीं है। तो कस्टमर हु होल्ड्स अ BNPL कार्ड a customer who holds a BNPL card or account can make a purchase at a participating retailer and opt for the buy now pay later option। फिर परचेज के बाद जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, वो BNPL फॉर्म को यहाँ पर वापस कर सकता है इन अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट फ्री EMIs। तो क्रेडिट कार्ड में जैसे इंटरेस्ट रेट लगने लगता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, BNPL कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। द BNPL कंपनी विल पे द मर्चेंट इमीडिएटली, हाउएवर फॉर अ परचेज ऑफ 500 में यहाँ पर
पूरा पे नहीं करेगी, लगभग 450 या 470 रुपये कर देगी, और ये जो डिफरेंस है ये पॉकेट हो जाता है। जो मर्चेंट है वो भी एग्री हो जाता है BNPL फॉर्म को डिस्काउंट देने के लिए। अब RBI का ये कहना है कि BNPL फॉर्म्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो BNPL फॉर्म्स है ये बेसिकली पूरी तरीके से RBI के एम्बिट से बाहर है। तो ये हमें पता चला है सेंट्रल बैंक के पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट से। तो RBI हैड लास्ट वीक कम्युनिकेटेड टू नॉन बैंक PPI इशूअर्स या BNPL कंपनीज को कि आपको वो कार्ड इशू नहीं करने हैं जहां पर फंड्स लोड किए जा सकते हैं थ्रू क्रेडिट लाइन फ्रॉम NBFCs। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग ऑब्जर्वर्स, द रिजर्व बैंक इज नॉट हैप्पी विद फिनटेक कंपनीज जो कि यहाँ पर PPIs को, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो प्रीपेड इंटरमीडियरीज को जैसे कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो RBI जो यहाँ पर रेगुलेट करता है उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर RBI जो है ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन अब RBI का ये कहना है कि BNPL को यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि BNPL इज इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पेमेंट इम्पैक्ट मेथड विद अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स, लार्ज मर्चेंट्स एंड कार्ड स्कीम्स। तो BNPL आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है। To recoup payment for GST dues not for compensation cess levy till March 26। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे। GST के अंतर्गत एज पर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 स्टेट्स को ये कहा गया था कि 2015-16 से हर साल आपका 14% रेवेन्यू में इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर 14% से इंक्रीज़ नहीं होगा तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आपको सेस प्रोवाइड करेगी, कॉम्पनसेशन सेस देगी। तो अंडर GST एज पर द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 स्टेट्स वर गारंटीड कॉम्पनसेशन एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% फ्रॉम द बेस ईयर 2015-16 अगर GST की इम्प्लीमेंटेशन से उन्हें यहाँ पर कोई नुकसान होता है। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर GST कॉम्पनसेशन सेस लगाती है कुछ आइटम्स पर, और उससे जो पैसा आता है उसके थ्रू यहाँ पर जिन स्टेट्स को भी नुकसान होता है, और 14% के इजाफे से अगर रेवेन्यू नहीं कलेक्ट होता है तो उन स्टेट्स को यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम आई कोविड में क्या हुआ, GST कॉम्पनसेशन सेस में इतना पैसा नहीं आ पाया और स्टेट्स का रेवेन्यू भी कम रहा। तो ऐसे में जब स्टेट्स ने कॉम्पनसेशन सेस डिमांड किया तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट ने बैक टू बैक लोन्स प्रोवाइड कर दिया स्टेट्स को। अब यूनियन गवर्नमेंट ने जो लोन्स लिया है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना है, तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देने के लिए ये जो कॉम्पनसेशन सेस लगता है GST कॉम्पनसेशन सेस, इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ जो पैसा लिया गया है बैक टू बैक लोन्स देने के लिए, जो यहाँ पर पैसा सेंटर ने बोरो किया है, सिर्फ उसके लिए ये कॉम्पनसेशन सेस इंक्रीज किया गया है, स्टेट्स को नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली स्टेट्स का जो कॉम्पनसेशन सेस है वो इस साल खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसको आगे अभी तक तो इंक्रीज नहीं किया गया है। तो अहेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग ऑन June 28-29 the finance minister has notified the extension of the levy and collection of compensation cess under the indirect regime till March 2026। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है सेस लेवाई का वो सिर्फ रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए है, जो कि यहाँ पर सेंटर ने लिया था स्टेट्स को बैक टू बैक लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल 2022 अकॉर्डिंग टू विच यहाँ पर जो सेस है वो 2026 तक कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जो यहाँ पर बैक टू बैक लोन्स प्रोवाइड किए सिर्फ उसको ही देने के लिए। द स्टेट्स प्रोटेक्टेड रेवेन्यू काफ़ी स्लोअर रेट में यहाँ पर ग्रो हुए, 14% से ग्रो नहीं हुए, और कोविड में तो बहुत कम रेट से ग्रो हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटर को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी थी, तो जिसके लिए यहाँ पर सेंटर को बोरो करना पड़ा। तो सेंटर बोरोड एंड रिलीज ₹1.1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड ₹1.59 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज बैक टू बैक लोन्स टू मीट अ पार्ट ऑफ द शॉर्टफॉल इन सेस कलेक्शन। और बेसिकली इस ईयर से यहाँ पर प्रिंसिपल भी देना है, जो भी अमाउंट बोरो किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर जो सेंटर है वो अभी भी GST कॉम्पनसेशन सेस लगाएगा। आगे हम चलते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन हम इसको वर्ड पेज पर डिस्कस करेंगे। UN लीडर्स ऑफ क्लोज अमेरिकन एलाइज जॉइन ग्लोबल कंडेमनेशन ऑफ एबॉर्शन रूलिंग। तो कल मैंने आपको बताया था जो US की सुप्रीम कोर्ट है, US की सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन है, रो वर्सेस वेड का जजमेंट था, उसको यहाँ पर US की सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। सेवरल वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम क्लोज अमेरिकन एलाइज ब्रिटेन, कनाडा एंड फ्रांस, जिन्होंने US की सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को क्रिटिसाइज़ किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो US की सुप्रीम कोर्ट है ये ऐसी रूलिंग दे क्यों रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसे जजेस को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जो कि यहाँ पर कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं। तो decided to overturn the 50-year-old Roe versus Wade judgment that guaranteed access to abortion across the country means that all questions of legality and access to abortion will now go to America's individual states। तो अब यहाँ पर जो अमेरिका के स्टेट्स हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं रिगार्डिंग अबॉर्शन। अब हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जो आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन को ओवरटर्न कर रहे हो उससे ये तो नहीं होगा कि अबॉर्शन कम हो जाएंगे।
एबॉर्शन तो उतने ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि विमेन और गर्ल्स जो हैं यहाँ पर अनसेफ प्रोसीजर्स का यूज़ करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मोर्टेलिटी जो है इंक्रीज़ हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। यहाँ पर कुछ लोकेशन है जो कि यूक्रेन में है और यहाँ पर रशियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है सीवेरोडोनेट्स्क। ये कहाँ पर है? यूक्रेन में है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इससे पहले यूक्रेन का जो मेरियोपोल था वो भी यहाँ पर रशिया ने एक्वायर कर लिया था। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।